दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। आज का टॉपिक है मेनार्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस टेक्निक यानी मोस्ट। मेनार्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है जो कि मैनुअल ऑपरेशंस को एनालाइज करके उनका स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए यूज़ की जाती है। ये टाइम स्टडी का एडवांस वर्जन है जिसमें ह्यूमन मोशन को बेस बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोस्ट होता क्या है। ये एक प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम है जिसमें हर एक एक्टिविटी को बेसिक मोशन सीक्वेंसेस में तोड़ दिया जाता है, जैसे कि रीच, मूव, ग्रैप्स, पोजीशन, रिलीज और रिटर्न। मोस्ट के बारे में आगे जानने से पहले हमको वर्क मेजरमेंट क्या होता है वो समझना होगा। वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर एन एवरेज वर्कर टू कैरी आउट स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग टास्क at the defined level of performance, and it is constant with the length of time it takes to complete work or task assigned to the specific job। ये मोस्ट जो है वो वर्क मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है, जो ह्यूमन के मैनुअल एक्टिविटीज होती है। तो वर्क मेजरमेंट बेसिकली ये होता है कि एक ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, और उसका लेंथ ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क मेजरमेंट करते हैं। तो उसके नंबर ऑफ टेक्निक्स है वर्क मेजरमेंट के, जिसमें आता है एस्टिमेशन, हिस्टोरिकल डाटा, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स उसे स्टॉप वॉच मेथड भी कहते हैं, और है PMTS मेथड, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड। तो इन नंबर ऑफ तरीकों में सबसे एक्यूरेट तरीका है PMTS मेथड, जो कि एक्चुअल वर्क पे फोकस करता है और ऑपरेटर पे नहीं। इसलिए वो सबसे बेटर मेथड है, और इसमें हमें शॉप फ्लोर में जाके टाइम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक्चुअल प्रोसेस होने से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए ही उसको प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टैंडर्ड कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू द मोस्ट। मोस्ट एक हाई लेवल प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम है जो मेथड टाइम मेजरमेंट टेक्निक यानी MTM पर बेस्ड है। मोस्ट को 1974 में केजेल, जानदीन और मेनार्ड ने डेवलप किया था। इस टेक्निक का उपयोग मेनली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्टर में होता है, जहां किसी काम के लिए एक वर्कर को कितना समय लगना चाहिए उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर ध्यान देती है। इसका यूज़ काम का एनालिसिस करने और किसी प्रोसेस या ऑपरेशन के लिए नॉर्मल टाइम डिटरमाइन करने के लिए होता है। यही समय होता है जिसमें एक ऑपरेटर को वो काम पूरा करना चाहिए। टाइप्स ऑफ मोस्ट। मोस्ट तीन टाइप के होते हैं: मैक्सी मोस्ट, बेसिक मोस्ट और मिनी मोस्ट। मैक्सी मोस्ट लंबी और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। मिनी मोस्ट बहुत छोटी रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और बेसिक मोस्ट जनरल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैक्सी मोस्ट में जनरली 150 टाइम्स एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि पर वीक में परफॉर्म किए जाते हैं, और इसका ऑपरेशन रेंज जो होता है फ्रॉम लेस देन 2 मिनट्स टू द सेवरल आवर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मतलब कि मैक्सिमोस्ट में 2 मिनट से लेके कुछ घंटों तक जिस ऑपरेशंस को चलता है उन प्रोसेस के लिए मैक्सिमोस्ट हम यूज़ करते हैं। बेसिक मोस्ट में इसको इंटरमीडिएट लेवल भी कहा जाता है। It used to analyze the operations that are likely to be performed more than 150 times but less than 1500 टाइम्स पर वीक। मतलब 150 से 1500 टाइम्स जिसका रिपीटेशन होता है, जिन प्रोसेस का ऑपरेशंस का रिपीटेशन होता है पर वीक, उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन ऑपरेशंस के लिए बेसिक मोस्ट यूज़ किया जाता है। और इनका जो ऑपरेशंस रेंज होता है, प्रोसेस टाइम होता है, वो कुछ सेकंड से लेके 10 मिनट तक का हो सकता है।
उस कैटेगरीज के ऑपरेशंस के लिए बेसिक मोस्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं मिनी मोस्ट पे। ये लोअर लेवल मोस्ट है। इसमें it is used to analyze the operations that are likely to be performed more than 1500 times per week। मतलब ये उन ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है जो 1500 से ज़्यादा बार रिपीट होता है पर वीक। और इनका जो ऑपरेशन टाइम होता है वो लेस देन 10 सेकंड्स होता है। और उस कैटेगरी के ऑपरेशंस के लिए मिनी मोस्ट यूज़ किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं व्हाट मैट मोस्ट कैन डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स एक्यूरेट वर्क स्टैंडर्ड, कैपेसिटी एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, वर्कप्लेस डिज़ाइन and job activity analysis for the reorganization and allocations, work balancing, cost estimating for existing and new processes। जो कि हमें पता है कि मोस्ट प्री डिटरमाइंड टाइम मेजरमेंट सिस्टम है। मतलब कि वो पहले से ही हम जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगता है। तो अगर हमें पहले ही टाइम पता चल गया, उसकी फिजिबिलिटी पता चल गई, तो उससे हम कॉस्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि आगे चल के हमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना मैन पावर लगना है, और वर्क कैसे बैलेंस करना है, लाइन बैलेंसिंग कैसे करना है। तो उसके लिए हमें मोस्ट का बेनिफिट होगा। तो मोस्ट में 3 बेसिक सीक्वेंस मॉडल होते हैं उसमें हर टाइप का मैनुअल वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फर्स्ट है जनरल मूव सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली हम एयर से मूव कर रहे हैं तो उस टाइप के ऑपरेशन जो जनरल मूव में मूव सीक्वेंस में कंसिडर होंगे। और जो सेकंड टाइप है वो है द कंट्रोल्ड मूव सीक्वेंस। इसमें जो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट या सरफेस के कांटेक्ट में होकर अगर मूवमेंट हो रहा है तो उन उन मूव्स को हम कंट्रोल मूव में कंसिडर करते हैं या कंट्रोल मूव सीक्वेंस मॉडल यूज़ करते हैं। और लास्ट लास्ट सीक्वेंस मॉडल है द टूल यूज सीक्वेंस मॉडल। इसमें हम यूजेस ऑफ कॉमन हैंड टूल्स मतलब स्क्रू ड्राइवर, रेंच और ऐसे ही अनदर हैंड टूल्स हम यूज़ करते हैं। और उन टूल को यूज़ करके हम जो मूवमेंट्स या जो वर्क करते हैं वैसे सारे एक्टिविटीज़ हम टूल यूज सीक्वेंस मॉडल में यूज़ करेंगे। मोस्ट में टाइम मेजर होता है टीएमयू यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट। एक टीएमयू वो होता है 0.036 सेकंड्स। हर मोशन एलिमेंट का प्री डिफाइंड टीएमयू होता है जिसे ऐड करके टोटल टाइम मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्जन टेबल है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि 1 टीएमयू को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसको हम करेंगे 0.0001 यानी फिफ्थ डेसिमल प्लेसेस पे 1 आ रहा है। और अगर 1 आवर को हम टीएमयू में कंसिडर कन्वर्ट करेंगे तो हमको उसको 1 लाख टीएमयूज आएगा। तो वैसे ही मिनट का है तो 1 मिनट इक्वल टू 1667 टीएमयू, 1 सेकंड इज इक्वल टू द 27.8 टीएमयू। मतलब हमारा जो टाइम है 1 सेकंड वो मोस्ट के कंसेप्ट में ऑलमोस्ट 28 टीएमयूज होता है। मतलब 1 सेकंड के 28 हिस्सों में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये टाइम जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो प्योर वर्क कंटेंट में होता है 100% परफॉर्मेंस लेवल पर। तो चलिए आगे देखते हैं सीक्वेंस मॉडल्स। ये सीक्वेंस मॉडल का बेसिक टेबल है जहाँ पे हम देखेंगे जनरल मूव, कंट्रोल मूव, टूल यूज़ और ट्रांसपोर्ट्स। तो इन सीक्वेंस मॉडल्स के लिए हम ये पैरामीटर्स फॉलो करते हैं ABGA, तो ए का मीनिंग होता है एक्शन डिस्टेंस, बी मीन्स बॉडी मोशंस, जी मीन्स गेन कंट्रोल, पी मीन्स प्लेसमेंट। और आगे चल के कंट्रोल मूव में ऐड होता है मूव, एक्स इज़ द प्रोसेस टाइम, आई इज़ द अलाइनमेंट। और टूल यूज़ मूव में एफ यूज़ किया जाता है फास्टनिंग के लिए, यल लूज, कट, यस इट इज़ द सरफेस ट्रीटमेंट, एंड एम मेजर, आर रिकॉर्ड, एंड टी थिंक। तो थॉट प्रोसेस के लिए भी अगर टाइम लग रहा है तो वो भी हम टूल यूज़ मूव में कंसिडर करते हैं।
लास्ट है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो मैनुअल ट्रांसपोर्ट और मोटराइज ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए ये पैरामीटर्स और इनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्टिकल मोशंस, ट्रांसपोर्ट्स विद लोड्स। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। अभी हम वन बाय वन सीक्वेंस मॉडल स्टडी करेंगे इन डिटेल। इससे पहले है कि पैरामीटर इंडेक्सिंग ये क्या होता है। पैरामीटर इंडेक्सिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द टाइम रिलेटेड इंडेक्स वैल्यूज टू ईच सीक्वेंस मॉडल parameter based on the motion content, and it is defined as the process of selecting the appropriate parameter variant from the reference table or data card and applying the corresponding index value। तो दोस्तों, हर एक सीक्वेंस मॉडल के लिए हमारे पास एक रेफरेंस टेबल दिया गया है। वो ऑलरेडी डिफाइंड है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन से, और वो प्रैक्टिकली डेटा लेके बनाया गया है फिजिबिलिटी के हिसाब से। तो उस रेफरेंस टेबल्स में हम इंडेक्सिंग दिया होता है कि हर एक एक्शंस के लिए क्या इंडेक्स होगा। तो वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम टीएमयू कैलकुलेट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करके हम सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में टाइम कंसिडर करते हैं। तो इसको भी हम इन डिटेल आगे देखने वाले हैं। हम्म, तो पहला मूव है जनरल मूव सीक्वेंस मॉडल। जनरल मूव का मतलब है किसी एक या अधिक ऑब्जेक्ट को मैन्युअली जगह बदलना। इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट हवा में फ्रीली मूव करता है, बिना किसी मैकेनिकल सपोर्ट के। सिर्फ मैनुअल कंट्रोल से हम उसे मूव करते हैं बाय हैंड। तो जनरल मूव एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसमें कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है। आइए इन्हें स्टेप्स को समझते हैं। फर्स्ट है कि रीच, एक या दो हाथों से किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, चाहे सीधा हो या बॉडी मोशन या स्टेप के थ्रू हो। और दूसरा है गेन कंट्रोल, ऑब्जेक्ट को हाथ में लेना यानी मैनुअल कंट्रोल से मूव करना। और थर्ड है कि मूव द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या तो डायरेक्टली फिर स्टेप्स या बॉडी मोशंस के साथ उनको मूव करना। और उसके बाद होता है प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट इन द टेम्पररी और फाइनल पोजीशन। तो प्लेस द ऑब्जेक्ट में आता है ऑब्जेक्ट को या तो हम फाइनल पोजीशन में रखेंगे या टेम्पररी तौर पर किसी जगह पर सेट करना, वो फोर्थ में आएगा। और फिफ्थ है हमारा रिटर्न, लास्ट में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना, उसको हम रिटर्न टू द वर्क प्लेस कहते हैं। चलिए तो सीक्वेंस मॉडल देखते हैं। सीक्वेंस मॉडल टास्क टेक्स द फॉर्म ऑफ फिक्स सीरीज ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द वेरियस सब एक्टिविटीज़ फॉर द जनरल मूव। तो जनरल मूव में क्या होता क्या है, तीन स्टेप्स होती है, गेट, पुट एंड रिटर्न। तो गेट में होता है एबीजी, एक्शन डिस्टेंस होगा, बॉडी मोशन होगा और गेन कंट्रोल होने वाला है। तो गेट में हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ मूव करने के लिए जा रहे हैं या पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये तीन सीक्वेंस आएंगे। और पुट के लिए हमारा होगा फिर से एक्शन डिस्टेंस, बॉडी मोशन और होने वाला है प्लेसमेंट। और लास्ट होगा रिटर्न, रिटर्न टू होम पोजीशन। तो ये जनरल सीक्वेंस मॉडल है। इन्हीं सीक्वेंस मॉडल में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे जो लाइज करता है हमारा जनरल मूव्स में। जैसे कि फ्रीली अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको जो भी टाइम लगने वाला है, उन टाइप के एक्टिविटीज़ को जितना भी टाइम लगने वाला है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन जनरल मूव सीक्वेंस मॉडल के बेसिस पे। So phases of the general move sequence model, and the first phase referred as the gate describes as the action to reach the object with body motion and gain control of the object. And the put phase of the sequence model describes the action to move the object to the another location. And the third phase simply indicates the distance traveled by the operator to the return to workflows, and following the placement of object or to clear ends from the inside machine to allow it to process। तो आइए दोस्तों जनरल मूव के रेफरेंस टेबल को हम समझते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ए बी जी, गेट,
और ए बी पी, ये पुट पुट फेज है, और ये है रिटर्न। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे इंडेक्सिंग के बारे में हमने देखा था, जिसको मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं हम। और ए में देखिए एक्शन डिस्टेंस, अगर लेस देन और इक्वल टू 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए इंडेक्स है 0। और विदिन विदिन रीच अगर है, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग कंसिडर करेंगे 1। अगर एक्शन डिस्टेंस हमारा 1 to 2 स्टेप्स हो रहा है, तो हम इंडेक्स कंसिडर करेंगे 3। और अगर एक्शन डिस्टेंस 3 to 4 स्टेप्स है, तो इंडेक्सिंग हम कंसिडर करेंगे 6। और वैसे ही बॉडी मोशंस में है, अगर सीट और स्टैंड, बेंड एट अराइज 50% ऑकरेंस, अगर बेंड और अराइज के एक्टिविटीज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम थ्री थ्री इंडेक्स कंसिडर करेंगे। और यही अदर एक्टिविटीज़ दिया है, उनके साथ में ये टेबल रेफर करेंगे। अगर स्टैंड एंड बेंड की एक्टिविटी है, तो हम उसके लिए इंडेक्सिंग 16 रेफर करेंगे। जैसे कि अभी गेन गेन कंट्रोल है, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है और उसको हम ग्रास्प कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इंडेक्सिंग है 1। और अगर कोई मतलब डिसएंगेजमेंट है, इंटरलॉक, कलेक्ट, ऐसा एक्टिविटी आ रहा है गेन कंट्रोल में, तो उसको हम इंडेक्सिंग 3 देंगे। तो उसी तरीके से प्लेसमेंट के लिए भी यहाँ पे दिया है पिकअप, अगर पिकअप टॉस है, तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। ले साइड है, लूज फिट करना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग हमारे लिए 1 है। और लूज फिट करना है और एब्स्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट्स, अगर कोई एडजस्टमेंट हो रही है, तो उसके लिए इंडेक्स हम 3 कंसिडर करेंगे। तो यही है, यहाँ पे एक्शन डिस्टेंस के एक्सटेंडेड वैल्यूज़ है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 to 10 स्टेप्स के लिए हम 16 कंसिडर कर रहे हैं इंडेक्सिंग वैल्यू। अगर उससे आगे डिस्टेंस बढ़ता है, जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारा इंडेक्स जो है बढ़ता जाएगा, और उसको हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा। तो इसी रेफरेंस टेबल के बेसिस पे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, पिकअप मटेरियल tray that is 9 step away on the trolley and lay the tray aside on the pallet। तो इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि एक मटेरियल ट्रे उठाना है जो 9 स्टेप अवे है, एक ट्रॉली पर है, और उस ट्रे को हमको रखना है पैलेट के ऊपर में। तो यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस होगा या आंसर होगा, उसमें देखिए मूव हमको 9 स्टेप है, पिकअप मटेरियल है, मटेरियल ट्रे, रिटर्न एंड प्लेस ऑन पैलेट। तो हमारा जो जनरल सीक्वेंस मॉडल का जो पैरामीटर्स है, वो है A B P और A0। तो इसमें हम देखिए कि ऑब्जेक्ट हम कैसे ले रहे हैं, वॉल्व 9 स्टेप टू द ऑब्जेक्ट। तो 9 स्टेप के लिए हमारे इंडेक्सिंग पैरामीटर्स में या हमारे रेफरेंस टेबल में हमें 9 स्टेप्स के लिए 8 to 10 स्टेप अगर एक्शन डिस्टेंस है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग पैरामीटर है 16। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं 16। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्शन डिस्टेंस के लिए 16 कंसिडर किया है। फिर बॉडी बॉडी मोशंस, हमारा यहाँ पे कोई बॉडी मोशन हो नहीं रहा है, इसके लिए हमें उसको 0 कंसिडर करना है। और गेन कंट्रोल में कंट्रोल ऑफ द डे, अगर हमारा नॉर्मल ट्रे है और जो ज़्यादा हेवी नहीं है, उसके लिए हम इंडेक्सिंग 1 कंसिडर करते हैं। और नेक्स्ट है हाउ डिड पुट द ऑब्जेक्ट। तो 16 रिटर्न हमने किया है कि हम अभी रिटर्न आ रहे हैं, जहाँ पे सपोज सपोज हम देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा ट्रे है, हम यहाँ से मूव हो रहे हैं 9 स्टेप, यहाँ पे जाना है, ट्रॉली से ट्रे उठाना है, फिर रिटर्न आना है, और उसी जगह पे साइड में जो पैलेट पड़ा है उस पर रखना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक्शन डिस्टेंस किया 9, जहाँ पे हमने लिखा A16। 9 स्टेप था, इसके लिए इंडेक्सिंग 16 आया। तो बॉडी मोशन में हमारे साथ कोई चीज़ हमने अभी मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने उसके लिए 0 कंसिडर किया है। और पिक के लिए हमने गेन कंट्रोल के लिए 1 रखा है इंडेक्सिंग, क्योंकि वो मटेरियल हैवी नहीं है। फिर हम रिटर्न आ रहे हैं, तो उस अगेन ए एक्शन डिस्टेंस के लिए हमने 9 स्टेप 16 कंसिडर किया है।
फिर बॉडी मोशन अभी वो जब रिटर्न आ रहे हैं तो उसके साथ में ट्रे है, तो उस केस में हमारा इंडेक्सिंग होगा एज पर रेफरेंस टेबल 3। ओके, तो अभी हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारा प्लेसमेंट में क्या बेंड एंड अराइज एक्शन आ रहा है। तो बेंड एंड अराइज के लिए इंडेक्सिंग आप देख सकते हो, शीट और स्टैंड बेंड अराइज 50% ऑकरेंस, उसके लिए इंडेक्सिंग है 3। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 3। देखिए, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए हमने 1 कंसिडर किया है, और ऑलरेडी ऑलरेडी वो होम पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड हुआ है। तो उसके लिए वहाँ पे रिटर्न के लिए उसको कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो जैसे ही हमारा इंडेक्सिंग होने के बाद में हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और उन सभी वैल्यूज़ को हम सम अप करते हैं ईएमयूज़ के लिए, और इन सब का समेशन होने के बाद में, इंडेक्सिंग का समेशन होने के बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, जिसे हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है हमको वैल्यूज़ निकालने के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद में हमें जो आंसर आ रहा है वो है 370 ईएमयू। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें मिनट या सेकंड में, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.036। अब अगर हम इसको इस यूनिट से या इस टाइम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेकंड में। जैसे कि हमने यूनिट कन्वर्जन में हमने देखा था, यहाँ पे 1 TMU इज इक्वल टू 0.036 सेकंड्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको आंसर जो आएंगे सेकंड में, उसी तरीके से हम इन वैल्यूज़ को, इन TMUs को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट और आवर्स में। तो इससे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए हमें कितना टाइम, कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड टाइम है 13.32 सेकंड। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कंट्रोल मूव सीक्वेंस मॉडल। कंट्रोल मूव का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का मैन्युअली मूवमेंट करना एक कंट्रोल पाथ के थ्रू। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कम से कम एक डायरेक्शन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के वजह से रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये मॉडल में भी कुछ फिक्स स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। चलिए उन्हें समझते हैं। तो पहला है रीच, और एक या दोनों हाथों से ऑब्जेक्ट तक पहुंचना, चाहे सीधा हो या बॉडी मोशंस या स्टेप्स बढ़ाकर। किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट अगर पहुंचना है तो उसको रीच कहते हैं, मतलब रीच में आएगा वो। और सेकंड वन इज दी गेन कंट्रोल, गेन मैनुअल कंट्रोल, ऑब्जेक्ट को हाथ में लेना यानी उस पर मैनुअल कंट्रोल प्राप्त करना। और थर्ड वन इज दी मूव, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल पाथ के माध्यम से ले जाना। ये पाथ रीच बढ़ाकर हो सकता है या स्टेप्स के साथ। और चौथा है अलाउ टाइम, मशीन प्रोसेस के लिए जो समय देते हैं उसको हम अलाउ टाइम बोलते हैं। और पांचवा है अलाइन, जब कंट्रोल मूव पूरा हो जाए या प्रोसेस का समय ख़त्म हो जाए तब ऑब्जेक्ट को सही पोजीशन में सेट करना, वो होता है अलाइन। और लास्ट में है रिटर्न टू वर्क प्लेस। तो ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद में हमें वापस होम पोजीशन में जाना है, जहाँ से भी हम निकलते हैं, और लास्ट में जिस जिस एंड पे पहुँचते हैं वहाँ से जाना होता है रिटर्न होम पोजीशंस। इसी तो ये सीक्वेंस उन सिचुएशंस में अप्लाई किए होती है जहाँ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किसी गाइडेड या कंस्टेंट पाथ के थ्रू होता है। पहले तो सीक्वेंस मॉडल के थोड़ा डीप में समझते हैं। तो सीक्वेंस मॉडल एक लेटर के ग्रुप के रूप में होता है जिससे पैरामीटर्स कहते हैं। हर एक लेटर रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल मूव के एक एक एक्टिविटी को। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ABG, गेट प्राप्त करना, MXI मूव और एक्चुएट, गति देना या क्रिया करना,
और ए है रिटर्न, वापस जाना। अब इनका मतलब समझते हैं। ए मतलब एक्शन डिस्टेंस, बॉडी का मूवमेंट। जी मतलब गेन कंट्रोल, ऑब्जेक्ट पकड़ना। एम मतलब मूव कंट्रोल्ड, नियंत्रित गति। एंड एक्स का मतलब होता है प्रोसेस टाइम, मशीन के प्रोसेस का समय। और आई है अलाइनमेंट, सही जगह सेट करना। तो इसमें तीन कंडीशंस में परफॉर्म होता है। इसके तीन फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट और डिवाइस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय इट्स अटैचमेंट। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज़ से अटैच होता है, जैसे बटन, लीवर, डुअर या क्रैंक। और उस अटैचमेंट के कारण उसका मूवमेंट कंट्रोल होता है। और सेकंड वन है मूवमेंट तब कंट्रोल होता है जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है, जैसे एक बॉक्स को टेबल के ऊपर धकेलना। और तीसरा है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक कंट्रोल पाथ पे करना पड़ता है ताकि एक्टिविटी पूरी हो सके, जैसे कपड़ा फोल्ड करना, रस्सी लपेटना, स्पूल घुमाना, या कोई आइटम बैलेंस करके ले जाना। तो कभी कभी ये मूवमेंट किसी हजार्ड से बचने के लिए भी होती है, जैसे बिजली, शार्प एड या रनिंग मशीन। और ये है कंट्रोल मूव का रेफरेंस टेबल। यहाँ पे उसके पेजेस दिए हुए हैं, गेट, मूव, एक्चुएट और रिटर्न। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए इंडेक्सिंग टाइम सेट किया गया है। पुश, पुल, टर्न। और प्रोसेस टाइम में अगर 0.5 सेकंड्स है तो इंडेक्सिंग क्या होने वाला है, 0.01 मिनट है तो इंडेक्सिंग क्या होने वाला है। और अलाइनमेंट है, अगर 1 पॉइंट है तो उसके लिए क्या इंडेक्सिंग रखना है। तो इस सभी का डिटेल इस कंट्रोल मूव के रेफरेंस टेबल में है। तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं आपके फ्यूचर वर्क के लिए, या आपके प्लांट में टाइम स्टडी अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए ये बहुत काम में आ सकता है। तो चलिए मूव सीक्वेंस मॉडल को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, पुश द बॉक्स स्लोली अक्रॉस द टेबल फॉर 1 मीटर एंड अलाइन इट प्रॉपरली। तो हमारे पास एक टेबल है और जहाँ पे एक छोटा बॉक्स है जिसको हमको 1 मीटर पुश करना है और प्रॉपरली अलाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है। ठीक है। तो हमारे पास अभी हमको यहाँ से ये जैसे ही टेबल के अक्रॉस में हमें बॉक्स मूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कंट्रोल मूव सीक्वेंस मॉडल है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो एक सरफेस के कांटेक्ट में मूवमेंट हो रहा है। तो हम उस सीक्वेंस मॉडल के हिसाब से हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्शन डिस्टेंस। हमें एक्शन डिस्टेंस में बॉक्स को पकड़ना है, तो उसके लिए हमने 6 कंसिडर किया है बॉक्स को होल्ड करने के लिए उसका इंडेक्स। और बॉडी मोशन जो है 0 है। गेन कंट्रोल हमने 1 कंसिडर किया है एज पर दी टेबल। और यम है हमारा मूव द बॉक्स टू द रिक्वायर पोजीशन। एम का मतलब मूव है, और 10 का मतलब है लॉन्गर डिस्टेंस, जो यहाँ 1 मीटर अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है X6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स का मतलब है प्रोसेस टाइम, यानी जब ऑपरेटर का डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है, कोई चीज़ खुद से मोशन में होती है। एग्जांपल के लिए जब बॉक्स स्लाइड करता है या सेटल हो रहा होता है। उसके बाद है I3, जो है अलाइन और एडजस्ट द बॉक्स। अलाइन और एडजस्ट द बॉक्स, आई का मतलब अलाइन यानी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए 3 कंसिडर किया है, क्योंकि हमें अलाइन करना है विद इन रीच या 2 स्टेप के अंदर में है। तो उन सब के हम अभी इंडेक्सिंग या टीएमवीज वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। तो इन सब का सम आता है 26 और मल्टीप्लाइड बाई 10। उससे हमको मिल रहा है 260 TMU। और उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे
बाई मल्टीप्लाइंग 0.036, तो यहाँ पे टाइम निकल के आ रहा है 9.36 सेकंड। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक बॉक्स को स्लोली स्लोली पुश करना है और उसको अलाइन कर देना है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस एक्टिविटी करने के लिए एक किसी भी पर्सन को 9.36 से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरीके से हम टाइम निकालते हैं, और जो हम प्लानिंग, लाइन बैलेंसिंग या प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम जैसे ही एग्ज़ाम्पल या हमारा जो भी एक्टिविटी या टास्क है वो हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है, और इसको हम इन सीक्वेंस मॉडल्स के बेसिस पर हम हर एक एक्टिविटी का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं दी टूल यूज सीक्वेंस मॉडल। मैनुअल काम हमेशा सिर्फ हाथों से नहीं होता। टूल्स का यूज़ हाथों की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को काफ़ी इनहेंस करता है। चाहे इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन काफ़ी एक्सटेंड तक हो चुका है, लेकिन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी वर्कर के हाथों में ही है, क्योंकि मैक्सिमम इफ़िशिएंसी पाने के लिए मैनुअल काम पर टाइम स्टडी या वर्क मेजरमेंट टेक्निक अप्लाई होती है। अब जब कुछ स्पेसिफिक टूल्स बार बार होते हैं एक फिक्स्ड और कंट्रोल पैटर्न में, तो अगर वो सही तरीके से ना किया जाए तो ज़्यादा टाइम लग सकता है और आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए थर्ड मैनुअल सीक्वेंस मॉडल बनाया गया है, जिसका नाम है टूल यूज सीक्वेंस मॉडल। ये मॉडल जनरल मूवमेंट सीक्वेंस के फेजेस और सब एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है, लेकिन इसमें स्पेशली डिज़ाइन पैरामीटर्स भी होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि टूल का यूज़ कैसे हो रहा है, और कुछ केसेस में मेंटल प्रोसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे जब हम अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं एज अ टूल। टूल यूज़ का एक फिक्स सीक्वेंस होता है जो 5 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है गेट टूल और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हाथ से टूल या ऑब्जेक्ट तक पहुंचना होता है, या तो सीधा या बॉडी मूवमेंट के थ्रू। फिर उस टूल या ऑब्जेक्ट को हाथ में लेकर मैनुअल कंट्रोल लेना होता है। और दूसरा है पुट टूल और ऑब्जेक्ट इन प्लेस। तो इस फेज़ में टूल को उस जगह तक ले जाना होता है जहां उसे यूज़ करना है, या तो सीधे हाथ से या फिर बॉडी मूवमेंट के साथ, और फिर उस टूल को सही पोजीशन में रखना होता है। और सॉरी, फिर है टूल एक्शन। यहाँ पे टूल का एक्चुअल काम होता है, जितनी एक्शन या ऑपरेशन चाहिए होती है उतनी अप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद में है पुट टूल। तो अब टूल या ऑब्जेक्ट को यहाँ रिटेन करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, या उसे साइड में रख देते हैं या उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस रखते हैं। ये सब काम भी बॉडी मूवमेंट के साथ किया जा सकता है। फिर फिफ्थ है रिटर्न। रिटर्न टू द वर्क प्लेस। तो हमारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के बाद में हम रिटर्न जाते हैं उस एक्टिविटी को, जैसे हमने पहले भी देखा, तो उसको रिटर्न कहते हैं, रिटर्न टू होम पोजीशन, होम पॉइंट। और नेक्स्ट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हर एक सीक्वेंस मॉडल में एक ये फॉलो हो रहा है, स्ट्रिंग फॉलो होती है पैरामीटर्स के साथ। वैसे ही सीक्वेंस मॉडल में इस टी का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है टूल एक्शन फेज़। तो इस फेज़ में एक स्पेसिफिक टूल एक्शन पैरामीटर इंसर्ट किया जाता है जो टूल के नेचर पर डिपेंड करता है। या कुछ एक्शन पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे फास्टन यानी जोड़ना, कसना, लूजन खोलना या ढीला करना, कट काटना। फिर सरफेस है, सरफेस ट्रीट, सरफेस पे कोई प्रोसेस ऐड करना। फिर मेजर है और आर रिकॉर्ड एंड टी थिंक है।
तो ये सभी पैरामीटर टी फेज़ में ऐड किए जा सकते हैं जब टूल का यूज़ हो रहा हो। और सीक्वेंस का फुल फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। गेट पुट टूल रिटर्न, जिसमें गेट टूल और पुट टूल के बीच में एबीजी या एबीपी जैसा मोशन हो सकता है। और टूल यूज़ के बाद वापस पुट टूल और रिटर्न का स्टेप होता है। कंट्रोल मूव सीक्वेंस मॉडल के तीन मेन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट या डिवाइस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अटैच होता है, जैसे बटन, लीवर, डोर या क्रैंक। और दूसरा है जब मूव करते वक्त किसी दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में होता है, जैसे टेबल पर बॉक्स को पुश करना। और तीसरा है जब ऑब्जेक्ट को कंट्रोल पाथ में मूव करना पड़ता है, जैसे कपड़ा फोल्ड करना या रनिंग मशीनरी से दूर रहना। इस सीक्वेंस मॉडल का पर्पज है काम को स्ट्रक्चर्ड और सेफ तरीके से परफॉर्म करना। ये रेफरेंटेबल यूज़ करते हैं टूल यूज़ सीक्वेंस मॉडल के लिए। और यहाँ पे डिटेल्ड आइडिया है। यहाँ पे कट, सरफेस, मेज़र, रिकॉर्ड्स एंड थिंग्स का जो भी टाइम इंडेक्स होगा वो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे फास्टन एंड लूजन एक्टिविटीज़ जो भी है उनके लिए हम सीक्वेंस या इंडेक्स मॉडल ले सकते हैं, इंडेक्स नंबर ले सकते हैं, सॉरी। तो आइए हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं। Pick up screwdriver from the table within reach and place it on the screw. Fasten the screw, one arm turn and set aside the tool. तो इस एग्जांपल में हम एक स्क्रू ड्राइवर टेबल से उठाते हैं, स्क्रू पर रखते हैं और एक आर्म टर्न के साथ स्क्रू को फास्टन करते हैं और टूल को साइड में रखते हैं। चलिए भाई स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस देखते हैं। फर्स्ट, A1 B0 G1। यहाँ A1 का मतलब रीच एंड B0 का मतलब ग्रैब स्क्रू ड्राइवर और G1 का मतलब मूव करना है विथ टूल। तो सभी एक्शंस के एक एक TMU का काउंट करते हैं। फिर दूसरा है A1 B0 P3। फिर से रीच और ग्रैब्स होता है। और P3 का मतलब है पोजिशनिंग स्क्रू ड्राइवर ऑन दी स्क्रू लोकेशन, या पोजिशनिंग का वैल्यू 3 TMU है। और फिर है F6। F का मतलब है फास्टन यानी स्क्रू टाइट करना। यहाँ ये एक्शन 6 TMU है। और उसके बाद है A1 B0 P1। टूल को साइड में रखने के लिए फिर से रीच A1, ग्रास B0 एंड पोजिशनिंग के लिए P1 एक्शन है। और लास्ट में है A0। अगर हम मतलब A0 ये है रिलीज एक्शन होता है, यानी टूल को छोड़ना होता है, तो इसके लिए ज़ीरो कंसीडर किया है। अब इन सभी को ये 1 0, ये 1 और इन सभी TMU वैल्यूज़ को अगर हम सम करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारा टोटल TMU हमें मिलेगा। तो वो टोटल TMU है 140। और क्योंकि 1 TMU इज इक्वल टू 0.036 सेकंड होता है, तो हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टाइम जो मिलेगा वो सेकंड्स में मिलेगा, तो 5.04 सेकंड। सो इस एक्टिविटी के लिए टोटल जो टाइम लग वाला है वो 5.04 सेकंड लगेगा। तो अ, ये एक था हमारा टूल यूज सीक्वेंस मॉडल का एग्जांपल। तो चलिए अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द मोस्ट। तो मोस्ट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला है रिड्यूस द कॉस्ट एंड पेपर वर्क एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होता है कि हमारा कॉस्ट कम होता है और पेपर वर्क, जैसे कि हम टाइम स्टडीज़ लेते हैं एक्चुअल शॉप फ्लोर में, तो उसके लिए हमें पेपर यूज़ करना होता है और बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उसके कंपेयर में और बहुत सारा टाइम भी जाता है। तो उस हिसाब से हमने वहाँ पे कॉस्ट सेव किया, पेपर सेव किया और प्रोडक्टिविटी भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरा है स्ट्रीमलाइंस द ऑपरेशंस एंड क्विकली आइडेंटिफाइज इनएफिशिएंट मेथड्स।
अगर हम मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे वो हम सही तरीके से कर रहे हैं या कोई एन वी ए यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम एक्चुअल शॉप फ्लोर में वो चीज़ें होने से पहले ही मोस्ट में हम वो स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हम वहाँ पे जहाँ 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 हमें एन वी ए दिखते हैं तो हम उनको एलिमिनेट करते हैं। फिर इट प्रोवाइड्स दी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड एक्यूरेसी विद इन ±5% एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ 95% एंड कैन बी अप्लाई टू एनी मेथड डिफाइंड मैनुअल वर्क। तो यहाँ पे हम मोस्ट का अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो होती है वो ±5% की होती है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो 95% तक होता है, जो काफ़ी हाई है। और जहाँ पे मैनुअल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हमें मोस्ट को यूज़ करना ही चाहिए। और रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेटा डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड सेटिंग। यहाँ पे हम टाइम सेव करते हैं जो डेटा डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग्स के लिए। तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़, इवन नॉन इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स रिक्वायर्ड लिटल ट्रेनिंग। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है मोस्ट का, जिसको हम इजीली किसी को भी सिखा सकते हैं। अगर कोई नॉन इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी है तो नॉन टेक्निकल बंदा भी है तो वो भी लिटल ट्रेनिंग से मोस्ट टेक्निक सीख सकता है। कैन बी अप्लाइड लार्जली फ्रॉम मेमोरी मोस्ट इंटरफेस विद दी ERP MRP SAP and is most effective tool for the total cost management through activity based costing management। ये हम मोस्ट को हम SAP के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं जिससे हमें कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है या बहुत टाइम सेव होता है। तो मोस्ट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे अवेलेबल टू एक्यूरेटली मेजर द वर्क। तो ये बहुत फास्ट भी है एज़ कम्पेयर टू MTM1 और MTM से। तो इसलिए मोस्ट को सब जगह पे प्रेफर किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हमने मोस्ट के टाइप्स, उसके सीक्वेंस मॉडल्स, उसके फ़ायदे सीखे हैं। वहाँ पे हमने वीडियो में रेफरेंस टेबल्स भी दिए हैं, और आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।